हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक्स के बारे में। सिंथेटिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और सिंथेटिक्स में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको दो सेंटेंस आते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। इन तीनों में से कोई दो सेंटेंस आएंगे। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ा दिया है, सिंपल सेंटेंस आपने पढ़ भी लिया होगा, उसके एग्जाम्पल वीडियो भी देख लिए होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने आपको नाउन क्लास पढ़ा दिया है। नाउन क्लास के बाद एडजेक्टिव क्लास भी मैंने पढ़ा दिया है। हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लास की। एडवर्ब क्लास की बात कर रहे हैं। एडवर्ब क्लास मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्लास जो है 3 पार्ट में बनेंगे, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और एक्सरसाइज वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की, यानी कि एडजेक्टिव क्लास के पार्ट 3, सॉरी एडवर्ब क्लास के पार्ट 3 की। तो एडवर्ब क्लास की जब हम बात करेंगे तो एडवर्ब क्लास मैंने क्या क्या आपको पढ़ा है, मैं थोड़ा सा ये बता दूं। मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा दिया है, मैंने आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा दिया है और मैंने आपको एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ा दिया है। ये पहले वीडियो में था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके वहां से देख सकते हो। अच्छा, दूसरे वीडियो में मैंने क्या बताया, दूसरे पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि एडवर्ब ऑफ कंडीशन के बारे में मैंने बताया। मैंने आपको वहां बताया कि कंडीशन वाला वाक्य क्या है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। वहां पर मैंने आपको एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के बारे में बताया और मैंने एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताया। इस वीडियो में बताने वाला हूं एडवर्ब ऑफ रिजल्ट के बारे में, एडवर्ब ऑफ पर्पस के बारे में और एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, जिसमें कह लीजिए कि रिजल्ट और पर्पस मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट मीन्स क्या होता है, परिणाम प्रकट करने वाले, ठीक, क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्य प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण। और एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स क्या होता है, ढंग या तरीका प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण। ये मान लीजिए कि मैनर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट और पर्पस आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, यानी कि 7 नंबर क्या है, आपको 6 रूल पढ़ाए जा चुके हैं। रिजल्ट यानी कि परिणाम प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन, ठीक, परिणाम प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन। अब ये समझिए कि आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सेंटेंस में किसका बोध होगा, दोनों सेंटेंस का जब अर्थ निकालोगे तो वहां परिणाम का बोध होगा। दोनों वाक्यों का जब अर्थ निकालोगे तो मालूम चलेगा इससे परिणाम प्रकट हो रहा है। देखिए, परिणाम प्रकट होता है, तुम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सो दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि बीच में डॉट डॉट का मतलब समझते हो। डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि सो दैट दोनों एक साथ नहीं लगा देंगे, सो अलग लगाएंगे। डॉट का मतलब ये उसके बीच में कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना है मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद तब आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्योंकि एक नियम ये भी होता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि सो दैट साथ साथ भी लगता है, तो वो दूसरा रूल है। यहाँ पर सो डॉट डॉट दैट का मतलब ये कि आपको सो अलग यूज करना है और दैट अलग यूज करना है। और देख लीजिए, देखिए जिसकी ट्रिक होती है कि पहले क्लास में सो तथा दूसरे क्लास में दैट का प्रयोग करते हैं। ये जान लीजिए कि पहले क्लास में क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे और दूसरे क्लास में दैट लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे आप जानोगे। तो आपको जो सेंटेंस दिया होगा, स्टूडेंट, जो आपको सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस में आपको बेरी मिलेगा। ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में बेरी मिलेगा, या ऐसा कह लीजिए भाई वाक्य घुमा के दे दिया तो दूसरे वाक्य में आपको बेरी मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे और दोनों सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस में आपको बेरी मिलेगा, ओके। और जो आपका दूसरा सेंटेंस होगा उसमें आपको कैन नॉट या कुड नॉट मिलेगा। भाई अगर प्रेजेंट टेंस की बात करेगा तो कैन नॉट मिलेगा, पास्ट टेंस की बात करेगा तो कुड नॉट मिलेगा। फिर समझिएगा, आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सेंटेंस में किसी भी एक सेंटेंस में आपको बेरी मिलेगा और दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस में आपको कैन नॉट या कुड नॉट मिलेगा। तो आप ये समझ जाइएगा कि अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, देख सकते हैं आप कि ही इज वेरी वीक, आपको वेरी मिला और यहाँ पर कैन नॉट मिला। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आया है और अगर आपको उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, उसमें रूल लगेगा एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, यानी कि परिणाम प्रकट करने वाले कंजक्शन। दैट्स क्लियर। क्या समझ में आया कि आपको 2 वाक्य मिलेंगे, किसी एक वाक्य में बेरी लिखा होगा, किसी वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट लिखा होगा, तो वहां पर ये रूल फॉलो किया जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हमेशा पहले वाक्य में ही बेरी आए, ये वाक्य में घुमा के भी लिख सकता हूँ कि सी कैन नॉट रन, सी इज वेरी वीक। तो दूसरे वाक्य या पहले वाक्य में कहीं पर भी बेरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अब नियम क्या कहता है कि पहले क्लास में सो का प्रयोग करते हैं, दूसरे क्लास में दैट का प्रयोग करते हैं। जो ये कहता है कि दूसरे क्लास में दैट का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है कि वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और आपको सरल भाषा में बता देना चाहता हूं कि जब ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो बेरी के स्थान पे सो का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसे किसी सेंटेंस में बेरी के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं,
दैट के बाद पुनः फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और आगे के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। फिर से सुनिएगा, अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए इसमें बेरी और कैन या कुड नॉट आ जाए तो बेरी के स्थान पे आप सो लगाओगे। वाक्यों को जोड़ने के लिए बीचों बीच में आप कनेक्ट करने के लिए दैट लगाओगे और दैट के बाद आप जो सेंटेंस होगा उसको हूबहू ज्यों का त्यों वैसे ही लिख देंगे। दैट्स क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, नोट्स बनाते हुए चलिए। ये आज आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समाप्त होने वाला है, इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे, उसके बाद आपका सिंथेटिक्स समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग ढेर सारी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज अब भी कर रहे हैं लेकिन तब और ढेर सारी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया कि सी इज वेरी वीक। अर्थ निकालिए, वह बहुत कमजोर है। सी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती। एक बात देखिए, यहाँ पर कैन नॉट लगा है, कुछ कह सकता है सर यहाँ कुड नॉट नहीं आ सकता है। कुड नॉट आ सकता है, निश्चित सी बात है आ सकता है, लेकिन केवल एक कंडीशन है जब कुड नॉट आएगा, जब यहाँ पर वाज या वर दिया होगा। भाई इज लिखा हुआ है, इज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस में आता है। तो जब बात आगे प्रेजेंट टेंस की करी जा रही है तो अगले सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस की ही बात करी जाएगी। अगर यहाँ वाज लिखा होता तो यहाँ कुड नॉट हो जाता, बट आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे कुड नॉट आ जाए चाहे कैन नॉट आ जाए। ये सेंटेंस देख के बच्चों को एक चीज तो याद आ रहा होगा, अगर आपने रूल ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ा होगा, यूज ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस में, तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पहले वाक्य में बेरी मिल जाए, भाई ये वाक्य सिंपल भी तो आ सकता है, एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो उसको आपने सिंपल में देखा होगा, और नहीं देखा है तो जाके वीडियोस के ऊपर देख लीजिए। वहां मैंने पढ़ाया था कि बेरी आ जाए और कैन नॉट आ जाए तो क्या करते हैं, बेरी के स्थान पे एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, TOO, और आगे जो वर्ब दी होती है दूसरे वाक्य को, उसको इन्फिनेटिव टू से जोड़ देते हैं। जाके वहां देख लीजिएगा एक बार। तो सी इज टू बिग टू रन। बट इस पे बात करेंगे तो एक सेंटेंस आंसर कैसे बनेगा। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सी हो गया, फिर आप सहायक क्रिया लिखिए, इज हो गया। अब जहां पर बेरी लिखा गया आपको वहां क्या लिखना है, सो लिखना है। यहाँ पर कभी कभी क्वाइट भी आ जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अक्सर आपको बेरी ही मिलेगा लेकिन क्वाइट भी मिल सकता है। तो क्या हो गया कि सी इज सो बिग, सी इज सो बिग, ठीक, सी इज सो बिग। फिर आप जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, और जिस वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट रहेगा उसको ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब बार सेंटेंस देखते हैं, वह बहुत कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकती। तो अब यहाँ देखिए सी इज सो बिग, वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। अब बताइए कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो जब किसी वाक्य में बेरी का प्रयोग हो और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय बेरी के स्थान पे सो का प्रयोग करते हैं। वाक्य फिर एडजेक्टिव लिखते हैं, जो एडजेक्टिव लिखा होगा, उसके बाद वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं और दैट के बाद अगले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस ऐसे आ जाए कि राम was very poor, राम was very poor, he could not buy a car। राम was very poor, राम बहुत गरीब था, he could not buy a car, वह एक कार नहीं खरीद सकता था। देखिए पहले वाक्य में क्या आया हुआ है, बेरी आया हुआ है, दूसरे वाक्य में कुड नॉट आया हुआ है। कुड नॉट क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर वाज हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया, और जब पास्ट टेंस हो गया तो यहाँ कुड नॉट ही आएगा। बट आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें आपको कोई परिवर्तन भी नहीं करना है। तो अब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसका कॉम्प्लेक्स आप बनाओगे तो राम वाज, बेरी के स्थान पे क्या लगाओगे, सो लगाओगे। तो राम वाज सो पुअर, कामा नहीं लगाना, आपको दैट लगाना है और अगले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना है। तो इसीलिए लिखा गया कि सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करते हैं। जो आप डॉट का मतलब समझ रहे हो ना, देखो डॉट के बीच में एडजेक्टिव आया हुआ है, डॉट के बीच में एडजेक्टिव आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो डॉट लगता है, इस डॉट का मतलब ये कि इसके बीच में कोई ना कोई वर्ड आने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि डॉट डॉट। अगर हम डॉट को हटा देंगे ना, सो दैट केवल कह देंगे तो अभी दूसरा रूल हो जाएगा जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो रिजल्ट माने परिणाम प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, सो डॉट डॉट दैट होते हैं। पहले क्लास में सो का प्रयोग करते हैं, यही चीज है आंसर। देखिए कि पहले क्लास में सो का प्रयोग करते हैं, दूसरे क्लास में दैट का प्रयोग करते हैं। ये ट्रिक है कि बेरी के स्थान पे सो का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि बेरी या क्वाइट के स्थान पे आप सो का प्रयोग करेंगे। वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया कि परिणाम प्रकट करने वाले कंजक्शन। बात क्लियर हुई, समझ में आई, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल वीडियो भी आपको मिल रहा है, ढेर सारे एग्जाम्पल, इसलिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाता हूं क्योंकि इससे आपको ही आसानी होने वाली है। एक बार रूल पढ़ोगे फिर एग्जाम्पल करोगे तो बेहतर रहेगा। आप एक बार रूल अच्छे समझ लोगे तो आपको एग्जाम्पल करने में आसानी होगी, साथ साथ रूल भी चलते रहेंगे। आपने पढ़ा है नहीं, फिर वाक्य बनाने में आपको प्रॉब्लम भी होगी। देखिए अगला रूल क्या कहता है कि पर्पज
प्रकट करने वाले मुख्य कंजंक्शन। पर्पस समझते होंगे, कई लोग कहते हैं आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य प्रकट करने वाले मुख्य कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा समझेंगे। देखिए उद्देश्य क्या होता है, जब आप कोई काम करते हो तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई पर्पज होगा, आपका कोई लक्ष्य होगा, आपका कोई उद्देश्य होगा। देखिए मैं एक बात यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उद्देश्य और कारण, इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों रूल्स में थोड़ी सी भी समानता जरूर आपको मिलेगी। आप सोचेंगे सर जी ये तो कारण से भी बन सकता है, तो इसको समझ के चलिएगा कि कारण वाले वाक्य और उद्देश्य वाले वाक्य में थोड़ी सी सिमिलरिटीज आपको मिलेगी। देखिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम उद्देश्य प्रकट करने के लिए कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। देखिए एक कंजक्शन होता है सो दैट, अभी आपने पढ़ा था सो डॉट डॉट दैट। देखिए आपने पढ़ा था सो डॉट डॉट दैट, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने पढ़ा सो दैट। इसीलिए मैंने वहां आपसे कहा कि आपको डॉट याद रखना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर आएगा। बट जो ये सो दैट है इसके बीच में कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, यानी कि आपको सो दैट को साथ साथ ही लिखना है। देखिए सो दैट मीन्स होता क्या है, सो दैट मीन्स होता है ताकि। क्या होता है, ताकि। इन ऑर्डर दैट, चाहे आप सो दैट का यूज करो, चाहे आप इन ऑर्डर दैट का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों के अर्थ सेम होते हैं। ये समझ लीजिए एक दूसरे के सिनोनिम्स कह लीजिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अक्सर हम लोग यूज किसका करते हैं, सो दैट का यूज करते हैं। छोटा होता है, यूज करने में आसानी होती है। ठीक, लिस्ट। देखिए इसमें दो चीजें आपको पढ़नी है। पहली चीज है कि आपको सो दैट पढ़ना है, दूसरी चीज है आपको लिस्ट पढ़ना है। लिस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, ये मैंने आपको वीडियो भी बनाया है, इसको आप जाके देख भी सकते हो, ट्रांसलेशन का वीडियो, कि कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो वह चला जाए, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, तो इसका भी वीडियो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। देखिए चीज़ें क्या है जो यहाँ पर नोट लिखा गया, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट के साथ टेंस के अनुसार में माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने कि जब बेरी वाक्य में लगा था तो अगले वाक्य में कैन नॉट और कुड नॉट मस्ट था कि आएगा। उसी प्रकार जब आप इस रूल से बनाओगे कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो अगर किसी वाक्य में आप सो दैट लगाओगे, भैया सो दैट मान लीजिए आपने लगा दिया, वाक्यों को जोड़ने के लिए आपने सो दैट का यूज कर दिया। अब आगे जो टेंस आने वाला है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो वो मे होगी या फिर वो माइट होगी। समझ में नहीं है, आपको दो सेंटेंस दे दिए गए, सेंटेंस चाहे जैसे हो, चाहे उसमें मे माइट आए हो चाहे ना आए हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप उद्देश्य वाला वाक्य है, आपने जोड़ने के लिए सो दैट का यूज करा है, तो एक बात तो तय है कि आगे जब आप सो दैट के बाद वाला जो सेंटेंस होगा आप उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे या तो उसको मे यूज करोगे या तो माइट यूज करोगे। प्रेजेंट टेंस रहेगा तो मे यूज कर देना, पास्ट टेंस रहेगा तो माइट यूज कर देना, चाहे वो प्रश्न में आया हो ना आया, इससे आपको मतलब नहीं। आपको आंसर में सो दैट के साथ तथा इन ऑर्डर दैट के साथ आपको मे माइट का यूज करना ही करना है। इसको लिख के ले लीजिए। आगे है कि लिस्ट के साथ सदैव शुड का प्रयोग होता है। देखिए एक ऐसा शब्द है लिस्ट, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जो सहायक क्रिया आती है, सदैव शुड आती है। यानी कि अगर किसी वाक्य में आप लिस्ट का प्रयोग कर रहे हो तो आप कुछ भी लगाओगे, देखिए कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगा सकते हो शुड के सिवाय। आप ना तो मे लगा सकते हो ना तो, यानी ए टू जेड कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, केवल यूज करेंगे तो शुड का यूज करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट नियम है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि लिस्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सदैव शुड का प्रयोग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सामने निकल के आ रही है कि लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो जब पहले से लिस्ट निगेटिव शब्द है तो क्या इसके साथ आप नॉट का यूज करोगे? पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि अनटिल और अनलेस, मैंने बताया था आपको कि जिस वाक्य में अनलेस लगा होगा उसमें आप नॉट नहीं लगा सकते हो, बिकॉज ये पहले से ही निगेटिव सेंस रखता है। तो वैसे लिस्ट भी आपका निगेटिव सेंस रखता है, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार देखते हैं, पर्पज मीन्स उद्देश्य प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। सो दैट होता है, इन ऑर्डर दैट होता है और लिस्ट होता है। ओके चलिए, अब सो दैट और इन ऑर्डर दैट एक चीजें हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसका अर्थ होता ताकि आप जब सो दैट का प्रयोग किसी सेंटेंस में करोगे, आप इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करोगे तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब आगे यूज करनी है या तो मे यूज करने या तो माइट यूज करनी है। प्रेजेंट टेंस रहने पर मे यूज करना है और पास्ट टेंस होने पर माइट यूज करना है। इसके अलावा अन्य सहायक क्रिया आपको यूज नहीं करनी है। अभी मैं एग्जाम्पल में आपको बताने वाला हूँ। अगली बात कि लिस्ट जो होता है LEST, लिस्ट में क्या होता है, आपको हमेशा इसके साथ हेल्पिंग और शुड यूज करना है और कभी भी लिस्ट के साथ नॉट नहीं लगाना है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स पाना चाहता था। समझिएगा कि उसने कठिन परिश्रम किया, वह अच्छे मार्क्स पाना चाहता था।
सेंटेंस आपको बनाना है। तो आप में से कई सारे बच्चे जिन्होंने एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ा होगा इसको आसानी से बना सकते हैं। सर ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, उसका क्या कारण था? क्योंकि वह अच्छे नंबर पाना चाहता था। बहुत सारे बच्चे यहाँ बिकॉज लगा देंगे, आपका रॉन्ग नहीं बच्चों, बिल्कुल सही है। भाई सही क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया, क्योंकि वह अच्छे नंबर पाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अगर कोई कहते कि नहीं मैं सो दैट लगा के बनाना चाहता हूँ कि भाई उसने कठिन परिश्रम किया, उसका उद्देश्य क्या था कठिन परिश्रम करने का, तो अब अगर आप उद्देश्य से बनाना चाहेंगे तो इसका आंसर कैसे बनेगा? इसका आंसर ऐसे बनेगा कि ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड आप जोड़ेंगे सो दैट से, तो सो दैट मीन्स क्या होता है? ताकि। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट। अब सारा खेल इसी के बाद होगा। अब आपने सो दैट जब लगा दिया तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है सब्जेक्ट के बाद, वो या तो मे लगाना है या तो माइट लगाना है। इसके अलावा कुछ आप और यूज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मे लगाएं कि माइट लगाएं। तो आपने देखा यहाँ पर लिखा है वर्कड हार्ड, पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं? पास्ट टेंस में हम लोग लगाते हैं माइट। उसके बाद आप वांटेड को भी हटा देंगे और जो आपकी वर्ब है वहां से जोड़ देंगे गेट गुड मार्क्स। अर्थ निकालिए, उसने कठिन परिश्रम किया, वह अच्छे नंबर पाना चाहता था, तो उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह अच्छे नंबर पा सके। भाई ये भी तो सही है कि उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह अच्छे नंबर पा सके। तो इसमें आप बिकॉज भी लगा सकते थे, आप सो दैट भी लगा सकते थे, बट अगर बिकॉज लगाएंगे तो आप बिकॉज यहाँ लिख देंगे, अगला सेंटेंस जो कहते हैं लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट अगर आप सो दैट का यूज करना चाहते हो ना, तो आपको माइट या मे जैसा आपका टेंस होगा आपको उसको यूज करना ही करना पड़ेगा। और जो आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है इसको आपको हटाना भी, ये आपको जो आपकी वर्ब है इसको हटाना पड़ेगा। आपको जो यहाँ से वर्ब है टू के बाद आपको उससे जोड़ना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखते हो कि वॉक केयरफुल्ली, कठिन सावधानी पूर्वक चलो, यू मे फॉल, आप गिर सकते हो। सावधानी पूर्वक चलो आप गिर सकते हो, तो इसका कैसे बनेगा कि सावधानी पूर्वक चलो, इसका उद्देश्य क्या है कि सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। तो इसका कैसे बनेगा? इसका बनेगा कि वॉक केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक चलो, वॉक केयरफुल्ली सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट यू। अब देखिए आपने लेस्ट लगाया जोड़ने के लिए, आपने यू लगाया। अब आप यहाँ पर सहायक क्रिया में था, लेकिन आपको लेस्ट के साथ क्या लगाना है? आपको लेस्ट के साथ शुड लगाना है। तो क्या हो जाएगा कि वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लोग कहते हैं बी ईट, हम खाते हैं, बी वांट टू लिव, हम जीना चाहते हैं। अब आप खाते हो, इसका उद्देश्य क्या है कि जी सको। तो इसका अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे कि बी ईट सो दैट, बी ईट सो दैट बी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो देखिए ये था आपका। अब जो लास्ट है आज का वो मैनर की बात करते हैं। देखिए मैनर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनर का मतलब होता है ढंग या तरीका प्रकट करना, तो ये आपके एग्जाम्स में उतना आता भी नहीं है। इसमें केवल इतना जान लीजिए कि मैनर प्रकट करने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं? तो मैनर प्रकट करने के लिए हम लोग एज का यूज करते हैं या एज फार एज का यूज करते हैं। ठीक, एज फार एज का यूज करेंगे या एज का यूज करेंगे। तो मैनर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनर आपके एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। तो इसका वैसे मैं एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा, लेकिन इसमें इतना याद रखिए कि एज या एज फार एज का प्रयोग हम लोग करते हैं मैनर, ढंग या तरीका प्रकट करने के लिए। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको बता दी गई हैं। तो आज आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समाप्त होता है, सिंपल सेंटेंस आपका ऑलरेडी समाप्त हो ही चुका है। अब बचता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो कैसे लगते हैं आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप जो है बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं, आपको नई चीज़ें इसमें क्या चाहिए, आप नया क्या चाहते हैं, और सिंथेटिक्स के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके अभी से बता दीजिए ताकि जो है मैं आपको पढ़ा सकूं। तो ये भी बताइए कि आप नया क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हो पढ़ना, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन जो है देने का मैं प्रयास करूंगा। और चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। अपने घरों में केवल बैठे मत रहिए, साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, ताकि जब आप अपने कॉलेज में जाओ तो आप भी कह सको कि मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया है, मैंने पढ़ाई करी है। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।